Hello everyone, this is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to Environment Matters. Today we are going to discuss about disaster management. आज हम आपदा प्रबंधन के बारे में बात करेंगे. So in this lecture we are going to cover briefly about disaster management cycle. आपदा प्रबंधन जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं. इसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डिजास्टर्स के बारे में, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स एंड लैंडस्लाइड्स. तो क्या ये डिजास्टर्स होते हैं, व्हाट आर द वेरियस रीजंस, क्या उसके कारण हैं, क्या उसके इम्पैक्ट्स होते हैं और व्हाट विल बी द मिटिगेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दिस डिजास्टर्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. Today's topic is disaster management यानी कि आपदा प्रबंधन. So first of all, starting with the definition of disasters, what are basically disasters? Disaster is a sudden, adverse, unfortunate or unexpected event that causes significant damage, loss or destruction not only to human beings but as well as to plants and animals. तो आपदा क्या है? आपदा जो है कोई भी ऐसी घटना जो अचानक हो, जिसके बारे में सोचा ना गया हो, अनएक्सपेक्टेड हो, एडवर्स हो यानी कि प्रतिकूल हो, अप्रिय हो, अनफॉर्चुनेट हो, जो ना केवल इंसानों को बल्कि बाकी के जीव जंतु, पेड़ पौधों या फिर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत बड़े स्तर पर जो है हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, या जो है जिसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पर जो है वो तबाही हो. तो इस तरह की कोई भी घटना जो है उसको हम आपदा की श्रेणी में रख सकते हैं. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. सो डिजास्टर्स कुड बी मेनली ऑफ 2 टाइप्स. दे कुड बी नेचुरल डिजास्टर्स और दे कुड बी मैन मेड डिजास्टर्स. यानी कि आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव के द्वारा निर्मित भी हो सकती है, या जिसके लिए मानव जो है वो कारण रहा हो, ऐसी भी हो सकती हैं. तो natural disasters could further be divided into 3 categories: meteorological, geological and environmental और biological. meteorological यानी कि मौसम से संबंधित, जैसे कि बाढ़ का आना, साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स, ड्रॉट्स, सूखा पड़ना. तो इस तरह की जो सारी ये आपदाएं हैं ये मौसम से संबंधित हैं. दूसरी कैटेगरी है जियोलॉजिकल यानी कि जो अर्थ यानी कि भूमि से संबंधित है या उसके अंदर होने वाली गतिविधियों से संबंधित है. तो इसमें जैसे अर्थक्वेक हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, सुनामीज हैं यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आना, ये सारी जियोलॉजिकल आपदाओं की श्रेणी में आती है. तीसरी है एनवायरमेंटल या बायोलॉजिकल आपदाएं, जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन या किसी महामारी का फैलना, इस तरह की आपदाएं जो हैं वो एनवायरमेंटल या बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर्स की कैटेगरी में आती हैं. दूसरी जो कैटेगरी है वो है मैन मेड डिजास्टर्स यानी कि मानव जिसके लिए कारण रहा हो. तो ये जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं इसको भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इट कुड बी टेक्नोलॉजिकल, इट कुड बी इंडस्ट्रियल और इट कुड बी ड्यू टू वॉर्स. टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी कारण की वजह से जो आपदाएं हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल फेलियर्स हो सकते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो हैं वो ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट्स कोलैप्स कर सकती हैं, एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, आग लग सकती है. तो ये सारी टेक्निकल जो हैं आपदाओं में की कैटेगरी में आती हैं. दूसरी है इंडस्ट्रियल. इंडस्ट्रियल में मेनली जो है केमिकल स्पिल्स, रेडिएशंस, पॉइजनिंग, गैस लीक्स, इस तरह की जो चीजें हैं वो आती हैं. जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस जो है वो लीक हुई थी. तो इस तरह की जो आपदाएं हैं वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की कैटेगरी में आएंगी. लास्ट है वॉरफेयर यानी कि 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में जो वॉर्स होते हैं. तो इन वॉर्स की वजह से भी जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है वो तबाही होती है, हानि होती है. तो वो भी एक मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में आता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल यानी कि आपदा प्रबंधन का जो चक्र है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को 2 भागों में बांटा गया है. टोटल इसमें 4 स्टेप्स होते हैं. देयर आर 4 स्टेप्स. 2 steps are before disasters and 2 steps are after the disaster. तो इसमें मेनली जो स्टेप हैं वो डिजास्टर से पहले के जो हैं वो है मिटिगेशन,
दूसरा है प्रिपेयर्डनेस, तीसरा है रिस्पॉन्स और चौथा है रिकवरी। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में जो सबसे पहला स्टेप है बिफोर द डिजास्टर, दैट इज मिटिगेशन यानी कि शमन। तो मिटिगेशन में मेनली हम लोग जो है रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए कार्य कर सकते हैं। इसमें मेनली जैसे हम लोग हैजार्ड जोनेशन मैपिंग कर सकते हैं अर्थक्वेक्स के लिए, फ्लड्स के लिए, हमारे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं या बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट तरीके से बना सकते हैं, ताकि अगर इस तरह की कोई आपदाएं आती हैं या अर्थक्वेक आता है या बाढ़ आती है या कोई और आपदा आती है तो उसमें जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो इस तरह के तमाम जो चीजें हम लोग करते हैं जिससे कि आपदा से जो नुकसान है वो कम से कम हो या ना हो, तो उसको हम शमन यानी कि मिटिगेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें हम लोग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे क्षेत्र या एरिया जो हैं वो किसी पर्टिकुलर आपदा के लिए वल्नरेबल हैं, जहां कहां ज्यादा नुकसान हो सकता है, कहां कम नुकसान होगा और कहां हम लोग सेफ हैं। तो उसको अकॉर्डिंगली वहां के लिए नेसेसरी प्रिपरेशंस करना और स्टेप्स उठाना इस स्टेप में हम लोग कवर करते हैं। जो दूसरा स्टेप है बिफोर द डिजास्टर, दैट इज प्रिपेयर्डनेस यानी कि आपदा के लिए अपनी तैयारी करना। तो इसमें हम कंटीजेंसी प्लानिंग कर सकते हैं, इसमें हम लोग अपनी रिस्पांस टीम्स को और जो मेडिकल टीम्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा सकते हैं, उनको रेडी रख सकते हैं, उनकी मॉक ड्रिल्स करा सकते हैं, ताकि इस तरह का कोई भी जो डिजास्टर है वो अगर आता है तो हमारी तैयारी हमारे एंड पे पूरी रहनी चाहिए। इसमें हमारी मेडिसिन सप्लाईज आ सकती हैं, फूड सप्लाईज आ सकती हैं, जो बाकी का एसेंशियल चीजें उस टाइम चाहिए होती हैं वो सारी चीजें इसमें हम लोग कवर कर सकते हैं। So this second step is preparedness. Now, once the disaster strikes, यानी कि आपदा आ गई है, तो आपदा के आने के बाद के जो स्टेप हैं वो है रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स भी हमारा जो है दो लेवल पे होगा, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स और दूसरा जो है कम्युनिटी रिस्पॉन्स। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स यानी कि आपदा आई और हम आपदा में मान लीजिए कि बच गए, तो हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग अपनी सेफ्टी देखें, ठीक है, आपदा में अपने आप को बचाने की कोशिश करें और उसके बाद जो हमारे आसपास में जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं या जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करें। तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले, उसके बाद बाकी लोगों की सेफ्टी का ध्यान भी रखें और उनको भी जो मेडिकल या बाकी जो भी हम अपने लेवल पर इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। और दूसरा जो रिस्पांस का पार्ट है वो है बड़े लेवल पर रिस्पांस, जो जिसमें कि हमारा जो टीम्स जो हमने प्रिपेयर्डनेस स्टेप में डिस्कस की थी उनका काम भी रहेगा, कम्युनिटी का काम भी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का काम भी रहेगा, सभी का इसमें काम रहेगा। तो इसमें हम लोग जो है सर्च एंड रेस्क्यू का काम शुरू करेंगे, फूड, वाटर, लोगों को टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइड करना, सैनिटेशन का ध्यान रखना, जहां पर कपड़ों की जरूरत है, मेडिकल सप्लाईज की जरूरत है वो उनको वो प्रोवाइड करना, ट्रॉमा केयर प्रोवाइड करना, क्योंकि आपदाओं में काफी सारे परिवार जो हैं वो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी इसमें जरूरत पड़ती है, ट्रॉमा केयर की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की तमाम जो सेवाएं हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएं। सो दिस स्टेप इज नोन एज रिस्पॉन्स या रिलीफ। नेक्स्ट स्टेप इज रिहेबिलिटेशन। ये रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि जो लोग अपने घर बार जिनके आपदा की वजह से प्रभावित हुए हैं या जल गए हैं, बह गए हैं या गिर गए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना। तो इसमें जो है कई हफ्ते भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। पहले उनको टेम्परेरी शेल्टर्स में रखा जा सकता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके लिए जो है प्रॉपर जो हाउसेज हैं वो बना के प्रोवाइड किए जा सकते हैं या किसी और फॉर्म में उनकी सहायता की जा सकती है। और लास्ट स्टेप है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बिल्कुल जहां पर भी जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसका पूरी तरह से असेसमेंट कर उसका जो
फुल रिजम्पशन है सर्विसेज का, चाहे वो बिजली है, पानी है, बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी हमारी एसेंशियल एमिनिटीज या सर्विसेज हैं, उनको दोबारा से पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू करना। तो इसमें कई महीने या साल भी लग सकते हैं। तो ये है हमारी कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, यानी कि आपदा प्रबंधन चक्र। So the first disaster that we are going to discuss is earthquake, यानी कि भूकंप। तो earthquake क्या होता है? What is earthquake? Earthquake is violent or feeble short-term vibrations or shaking of Earth's surface due to sudden release of energy that is stored inside the Earth in the form of waves, and these waves are known as seismic waves। यानी कि earthquake जो है violent भी हो सकता है, फीबल भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो अर्थ का जो सरफेस है उसका वायलेंटली बहुत तेजी से या धीमे से जो है वाइब्रेट करना या शेक करना, और ये जो घटना है ये इसलिए होती है कि अर्थ के नीचे जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, ड्यू टू सम रीजन वो एनर्जी किसी एक पॉइंट से सडनली जो है रिलीज होती है तरंगों की फॉर्म में, और इन तरंगों को हम भूकंपीय तरंगे या अर्थ सीज्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो है परिभाषा होती है बेसिकली अर्थक्वेक की। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज अर्थक्वेक से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली है सीज्मोलॉजी। सीज्मोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की जो स्टडी करने को हम लोग सीज्मोलॉजी कहते हैं। सेकेंड इज रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल बेसिकली एक स्केल है दैट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तीसरा है सीज्मोग्राफ। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज ए डिवाइस बेसिकली दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द सीज्मिक वेव्स। तो इन दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करता है, और सीज्मोग्राफ जो है वो सीज्मिक वेव्स का जो पैटर्न है वो ड्रॉ करता है या उसको रिकॉर्ड करता है। तो जैसे कभी अगर आपने हॉस्पिटल में ईसीजी कराया होगा तो ईसीजी की जो लाइंस आती हैं, उसी तरह से सीज्मोग्राफ जो है अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उसकी जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्टर स्केल एंड सीज्मोग्राफ। नेक्स्ट इज फोकस। Focus is basically the point within the earth where the earthquake rupture starts। जहां से आपका earthquake originate होता है, जहां से वो पॉइंट है, वो केंद्र बिंदु है जहां से आपकी अर्थ की जो एनर्जी है वो निकलना शुरू होती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। सेकेंड इज एपिसेंटर। फोकस के 90 डिग्री एंगल के ऊपर जमीन की जो सतह है उसके ऊपर और सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है स्ट्रेट 90 डिग्री अबव, उसको हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। फॉल्ट। फॉल्ट इज बेसिकली ए फ्रैक्चर इन द रॉक्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है, जो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, उसमें जो क्रैक्स होते हैं बीच में उसको हम, या फ्रैक्चर्स होते हैं उसको हम फॉल्ट कहते हैं। और टेक्टोनिक प्लेट्स जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, लिथोस्फीयर जब स्टडी किया था, तो हमारा जो पूरा लिथोस्फीयर है वो 7 मेजर और 8 माइनर टेक्टोनिक प्लेट से बना है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से जिगसॉ पजल मैनर में जो है जुड़ी रहती हैं और मूव भी करती रहती हैं। सो दीज वर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीज्मिक वेव्स। तो भूकंपीय जो तरंगे हैं वो मेनली 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है हमारी पी वेव्स, जिसको कि हम प्राइमरी वेव भी कहते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट सीज्मिक वेव्स होती है, इसकी जो गति है वो सबसे तेज होती है। ये लॉन्गिट्यूडिनली ट्रेवल करती हैं, कॉम्प्रेशनल वे में ट्रेवल करती हैं। जैसे कि आप स्प्रिंग को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें जो है जो पार्टिकल्स हैं, रॉक्स हैं, अर्थ है, सॉइल है, जो भी है, तो ये सारी चीजें जो है बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूव करती हैं, बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह लॉन्गिट्यूडिनली। और ये जो तरंगे हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं। और सीज्मोग्राफ में सबसे पहले जो डिटेक्ट होती है तरंगे वो ये प्राइमरी वेव्स ही हैं। दूसरी जो वेव्स हैं वो है एस वेव्स, जिसको हम सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये इनकी जो गति है या स्पीड है वो प्राइमरी वेव से थोड़ी कम रहती है। और ये जो तरंगे हैं ये
ट्रांसवर्स मूव करती हैं, यानी कि इसकी जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो आगे पीछे नहीं ऊपर नीचे को होती है, यानी दे मूव अप एंड डाउन, जैसे कि जो समुद्र की लहरें हैं वो मूव करती हैं, उसी प्रकार से ये मूव करती हैं। और ये जो तरंगे हैं ये केवल सॉलिड्स में मूव करती हैं। एंड दीज एस वेव्स दे आर मोर डैमेजिंग ड्यू टू देयर हायर एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू पी वेव्स। जो बाकी की दो कैटेगरीज हैं उनको हम सरफेस वेव्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेनली ये अर्थ के सरफेस पर ट्रेवल करती हैं। पहली जो वेव है वो है एल वेव या लव वेव्स के नाम से इसको हम जानते हैं। ये जो वेव्स हैं, लव वेव्स हैं, ये रेलिंग वेव से फास्टर होती हैं, जो दूसरी कैटेगरी है। और ये जो तरंगे हैं ये हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, लेकिन साइड टू साइड मूव करती हैं, लेफ्ट टू राइट, शेयर वेव्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो लेफ्ट टू राइट ये मूव करती हैं। और ये ही तरंगे होती हैं जो मैक्सिमम जितने भी हमारे जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, उसको मैक्सिमम डैमेज जो है इन्हीं तरंगों की वजह से होता है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं। नेक्स्ट है फिर रेलिंग वेव्स यानी कि आर वेव्स। तो रेलिंग वेव्स या आर वेव्स जो हैं ये बेसिकली रोलिंग मोशन की फॉर्म में मूव करती हैं। इसमें जो मूवमेंट है वो दोनों प्रकार से रहती है, अप एंड डाउन मूवमेंट भी इसमें रहेगी और साइड टू साइड यानी कि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट भी इसमें रहेगी। और ये जो तरंगे हैं ये लव वेव से इनकी गति जो है कम रहती है। सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक या सीस्मिक वेव्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो भूकंप आने के कारण प्राकृतिक, ज्यादातर प्राकृतिक होते हैं, लेकिन कुछ मानव निर्मित कारण भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है दैट इज टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा पूरा अर्थ का क्रस्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं एक सेमी फ्लूइड मेंटल, जैसे कि अर्थ के 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सेमी फ्लूइड मेंटल के ऊपर जो है ये फ्लोट करती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती रहती हैं, कभी टकराती हैं, कभी दूर जाती हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो बिल्टअप होता है जो हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं उनके अलोंग। और कई बार जो है ये स्ट्रेस एनर्जी की फॉर्म में, ऊर्जा के फॉर्म में जो है फॉल्ट लाइंस के थ्रू जो है वो रिलीज होता है, जो कि भूकंप का कारण बनता है। दूसरा जो कारण है वो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज यानी कि ज्वालामुखी का फटना। तो कई बार जो है ज्वालामुखी के फटने की वजह से भी जो है लोकल लेवल पर या लोकलाइज्ड लेवल पर अर्थक्वेक आ सकते हैं। उसके बाद कुछ कारण हैं जो मानव से संबंधित हैं, जैसे कि माइनिंग की वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो माइनिंग ऑपरेशंस हैं उसमें कई बार हम ब्लास्टिंग का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भूकंप आ सकता है। बहुत बड़े बड़े ह्यूज जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं जिसमें कि मिलियंस ऑफ टन के मिलियंस ऑफ क्यूबिक लीटर के हिसाब से जो है वाटर स्टोर होता है, तो उस वाटर के वेट की वजह से भी लोकल लेवल पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर जो वेट पड़ता है, भार पड़ता है, लोकल लेवल पर अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यानी कि जो हम नेचुरल गैस निकालते हैं, उस नेचुरल गैस निकालने के लिए जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का जो मेथड यूज किया जाता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। और बड़े बड़े जो न्यूक्लियर टेस्टिंग या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हम लोग करते हैं, स्पेशली जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो किए जाते हैं, उसकी वजह से भी लोकल लेवल पे स्मॉल स्केल के जो अर्थक्वेक्स हैं वो आ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के जो प्रभाव हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट इंपैक्ट इज फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल इंपैक्ट्स, यानी कि भूकंप के आने से जब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनको हानि पहुंचती है या वो गिर जाते हैं, तो इस तरह की चीजें इसमें आएंगी। इसके अलावा जैसे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, सॉइल लिक्विफेक्शन हो सकता है, यानी कि व्हेन द सॉइल लूजेस इट्स होल्डिंग कैपेसिटी, व्हेन द सॉइल स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक ए लिक्विड, तो पानी की तरह या लिक्विड की तरह जब सॉइल बहने लग जाए तो उसको सॉइल लिक्विफेक्शन कहते हैं। कई आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल इंपैक्ट्स। सेकंड इज ह्यूमन एंड सोशल इंपैक्ट्स। तो ह्यूमंस में सबसे पहला जो इंपैक्ट है दैट इज ऑब्वियसली लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि कई लोग जो हैं वो मारे जाते हैं भूकंप आने से।
चोटें लग सकती हैं, इंजरीज हो सकती हैं, लोग जो हैं वो अपने घरों से डिस्प्लेस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की त्रासदियों में जो है, आपदाओं में जो है, कई बार हम लोग अपने प्रियजनों को, परिवार के लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को खो देते हैं, तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। कई तरह के पब्लिक हेल्थ इश्यूज जो हैं वो निकल कर आ सकते हैं ड्यू टू द पुअर सैनिटेशन कंडीशंस, या फिर कहीं पर जो है पानी का इकट्ठे हो जाने से। तो इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो ह्यूमन एंड सोशल इंपैक्ट्स में आती हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स में भी कई तरह की चीजें आ सकती हैं, जैसे सुनामीज जो हैं, अगर भूकंप समुद्र के अंदर आता है तो दैट में लीड टू द ओरिजिन ऑफ सुनामीज, और सुनामी की वजह से जो है हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर बहुत बड़े स्तर पर जो है वो तबाही हो सकती है। नदियों में या जो वाटर वेज हैं उनमें बाढ़ आ सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं। तो भूकंप का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन बाढ़, सुनामी आने से जो है इसके अलावा और भी अलग जो नुकसान है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में जो है मेनली जो जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, या फिर जो हमारी रूटीन की एक्टिविटीज हैं, बिजनेसेस हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज हैं, इनका जो काम बंद पड़ जाता है कुछ समय के लिए या परमानेंटली वो ठप पड़ जाता है, तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट इसमें कवर की जा सकती हैं। देन भूकंप आने से जो है वहाँ का जो बेसिक जो सर्विसेज हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं। दैट में लीड टू द डिक्लाइन इन टूरिज्म, देयर में बी डिक्लाइन इन पावर सेक्टर। अगर कोई डैम है वो टूट जाता है, या फिर कोई दूसरा पावर प्रोजेक्ट है वो काम करना बंद कर देता है या टूट जाता है, तो और इस तरह की जो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हैं, तो ये सारी चीजें जो ये सारे इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। सो दीज वर द इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मेन अर्थक्वेक की जो रिसेंट घटनाएं हैं। अभी रिसेंट जो अर्थक्वेक है एक टर्की और सीरिया में आया था 6 फरवरी, जो कि रिक्टर स्केल पे 7.8 था, और मोर देन 55,000 पीपल वर किल्ड इन दिस अर्थक्वेक। सेकेंड वाज इन 22nd of June 2022 in Afghanistan. The intensity was 6.1 on Richter scale, और इसमें भी लगभग 1100 लोग मारे गए थे। इससे पहले जो है 2015 में 5 अप्रैल को नेपाल में आया था, 7.8 was the intensity, लगभग 8800 लोग इसमें मारे गए थे। और 2001 के भुज के अर्थक्वेक को हम सभी जानते हैं, जो 26 जनवरी को आया था गुजरात में, इंटेंसिटी was 7.6, और इसमें भी लगभग 20,000 के आसपास लोग जो है वो मारे गए थे। और हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में कांगड़ा में जो है 1905 में अर्थक्वेक आया था 4 अप्रैल को। इसकी इंटेंसिटी भी 7.8 थी रिक्टर स्केल पे, और लगभग इसमें भी 20,000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट मेजर्स। तो जो भी बातें हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में डिस्कस की थी ब्रीफली, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मिटिगेशन और मैनेजमेंट मेजर्स की बात करेंगे। अर्थक्वेक को मिटिगेट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज सीस्मिक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं, चाहे बिल्डिंग्स हैं, चाहे ब्रिजेज हैं, हाईवेज हैं, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट शुड बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। यानी कि अगर बिल्डिंग्स बनाई जाएं तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होनी चाहिए। बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो है बेसिकली फ्लेक्सिबल मटेरियल का यूज होना चाहिए। रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स उसमें बिल्डिंग में होने चाहिए ताकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन सके। और स्पेशली जैसे जो हमारे पुराने जो घर हैं जिनमें कि हमने जो कैंटिलीवर्स, टाई बीम्स और पिलर्स इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया होता है, तो उनकी भी रेट्रोफिटिंग करके उसमें ये सारी चीजें जो है हमें डालनी चाहिए या रेट्रोफिट करनी चाहिए, ताकि अगर अर्थक्वेक आता है तो उस बिल्डिंग में कम से कम नुकसान हो। फाउंडेशंस जो हैं ज्यादातर वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर रिजिड होंगे तो अर्थक्वेक के आने से जो है, जैसा हमने डिफरेंट वेव्स की बात की थी, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो अचानक से गिर जाएगा। लेकिन फ्लेक्सिबल है तो काफी हद तक वो जो है बिल्डिंग बची रह सकती है। दूसरा है जैसे ब्रिजेस और हाईवेज हैं, उनके जो डिजाइन्स हैं, रोड्स हैं, वो डिजाइन में जो है सिस्मिक रेट्रोफिटिंग जो है वो की जानी चाहिए, ताकि अगर अर्थक्वेक आता है तो वो एकदम से जो है कोलैप्स ना कर जाएं। इसके अलावा जैसे यूटिलिटी नेटवर्क्स हैं, हमारे पावर लाइन्स हैं, वाटर पाइप्स हैं, गैस पाइप्स हैं, उनकी भी रेनफोर्समेंट की जानी चाहिए ताकि अगर अर्थक्वेक आता है तो वो
डैमेज ना हो, क्योंकि नॉर्मली जो है अर्थक्वेक में इस तरह की जो पावर सप्लाईज हैं या वाटर लाइन्स हैं या गैस लाइन्स हैं, उसके डैमेज होने की वजह से जो डैमेज है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह का ना इश्यूज ना हो, उसके लिए इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं दे शुड आल्सो बी reinforced properly. Next is earthquake hazard mapping and donation. अर्थक्वेक हैजार्ड मैपिंग जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर आर टोटल 5 जोन्स, जिसमें कि पूरी जो जोनिंग या मैपिंग जो है वो की जाती है, और इंडिया में भी जो है ये मैपिंग की गई है। देयर आर 5 सिस्मिक जोन्स। सिस्मिक जोन 1 जो है दैट इज द वो ये ऐसी जोन है जहां पर अर्थक्वेक आने की जो संभावना या इंटेंसिटी है वो सबसे कम है, और जो जोन 5 है उसमें सबसे ज़्यादा है। तो जैसे अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, हिमाचल उत्तराखंड की बात करें, तो ये जो हमारे क्षेत्र हैं ये ज़्यादातर हमारे जोन 4 और 5 में आते हैं, जिसमें कि अर्थक्वेक की जो संभावना है या इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह की जो अर्थक्वेक जोनेशन और मैपिंग जो है वो, और इस तरह की जोन्स में वहाँ की जो प्लानिंग है, जो डेवलपमेंटल प्लानिंग है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड है, वो भी अकॉर्डिंगली इन सब चीजों को, इन जोन्स को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो सीस्मिक जो लॉस है, अर्थक्वेक की वजह से जो लॉस है उसको कम करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक के केस में तो कुछ मिनट्स का भी अगर आपको अर्ली वार्निंग मिल जाए तो उसमें कई जानें जो है वो बचाई जा सकती हैं। इसमें जैसे सीस्मिक मॉनिटरिंग जो है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सीस्मिक सेंसर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जो कि पी वेव्स को जो है वो रिकॉर्ड कर पाएं और उसका टाइमली जो है लोगों को अर्ली वार्निंग प्रोवाइड की जा सके। और पब्लिक अलर्ट सिस्टम वहां पर होने चाहिए। जब भी इस तरह की कोई वेव्स जो है सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड की जाती हैं तो इमीडिएटली जो है पब्लिक को मोबाइल फोन्स, साइरन्स, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए, उनको वार्न किया जाए, ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर निकल सकें। Now the next step is public awareness and education. तो लोगों को जागरूक करना और शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कई माध्यमों से किया जा सकता है, जैसे कि डिजास्टर यानी कि आपदाओं से निपटने के लिए नेशनल लेवल पे देयर इज़ ए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे देयर इज़ एसडीएम, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और लोकल लेवल पे देयर इज़ ए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इस तरह की जो ये अथॉरिटीज़ हैं ये समय समय पर जो है अपने अधिकार क्षेत्र में इस तरह की मॉक ड्रिल्स या सैमिनेशन ड्रिल्स जो है वो करवाती रहती हैं, ताकि लोग जो है वो अवेयर रहें, ट्रेन रहें इस तरह की आपदा से निपटने के लिए किसी भी समय पर। और इस तरह की जो आपदाएं हैं वो जब भी आती हैं तो स्पेशली अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक में जो है मेनली एक ड्रॉप, कवर एंड होल्ड का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। अगर आपको अपने आप को सुरक्षित करना है तो आप झुक जाएं, किसी चीज का आप शेल्टर ले लें, मतलब किसी चीज के कवर में आप चले जाएं, जैसे टेबल है, टेबल के नीचे आप चले जाएं, और किसी सॉलिड चीज को आप जोर से पकड़ के रखें, क्योंकि अर्थक्वेक में जो है वो जमीन या बिल्डिंग जो है जब भी हिलेगी तो अगर आपने किसी चीज को पकड़ के नहीं रखा है तो आप हो सकता है एक तरफ को स्लाइड करके निकल जाएं और आपको चोट लग जाए या कोई चीज आपके ऊपर गिर जाए। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना है। दूसरा, एजुकेशन कैंपेन्स जो है हमें स्कूल्स, कॉलेजेस या कम्युनिटी एरियाज में जो है वो चलाने चाहिए। लोगों को अवेयर करना जरूरी है। अपना फर्नीचर, अपनी जो इमरजेंसी उसको सिक्योर करें। इमरजेंसी किट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। फैमिली इमरजेंसी प्लान जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, किसी भी एरिया से किस तरह से कम्युनिटी या लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर निकाल कर लेके जाना है, वो इवैक्यूएशन प्लान्स हमारे तैयार होने चाहिए जब कोई भी इस तरह की आपदा आए, ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर्डनेस मेजर। प्रिपेयर्डनेस मेजर जो है अनदर स्टेप है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का। तो इसमें जो सबसे पहला है दैट इज इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग। तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ और कम्युनिटी की सपोर्ट के बिना जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो विद द कम्युनिटीज इन्वॉल्वमेंट ये इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स जो है बनाए जाने चाहिए। इमरजेंसी सप्लाईज जो हैं वो हमारी इंश्योर होनी चाहिए, चाहे वो मेडिसिन की है, फूड की है या अदर इमरजेंसी आइटम्स की है। ये इमरजेंसी सप्लाईज हमारी जो है वो तैयार रहनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो है हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, इस तरह की आपदा की स्थिति में जो हमारे
फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं वो मेनली हमारे सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स होती हैं, और इसके अलावा हमारी जो मेडिकल टीम्स होती हैं वो होती हैं। तो इनकी ट्रेनिंग्स जो है रेगुलरली समय समय पर होती रहनी चाहिए। अगर इस तरह कोई भी आपदा आती है तो ये लोग अपना जो रोल है वो पूरी मुस्तैदी के साथ निभा सकें, उसके लिए इनकी रेगुलर ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इसमें स्पेशली जो हमारी टेक्नोलॉजीज है, यानी कि जो इक्विपमेंट्स हैं, सैटेलाइट फोन्स हैं, रेडियोज हैं, या फिर जो हमारे कम्युनिटी नेटवर्क्स हैं, दे शुड बी फुल प्रूफ एंड साउंड। ठीक है, दे शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। एंड इस तरह की कोई भी आपदा आती है तो ताकि, क्योंकि इस तरह की आपदा की स्थिति में जो कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तभी हो पाएगा जब हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क से सिस्टम जो है वो साउंड होंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द डिजास्टर इज रिस्पॉन्स मेजर्स। रिस्पॉन्स मेजर्स में जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज सर्च एंड रेस्क्यू, यानी कि आपदा की वजह से जो लोग गुम हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है या जो घायल पड़े हैं, उनको ढूंढना और उनको ढूंढकर निकालना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप बाय द सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स। सेकेंड इज मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि जो लोग घायल हैं उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, दवाएं प्रोवाइड करना और नियर बाई मेडिकल फैसिलिटी या हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाना। थर्ड इज इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन यानी कि जो अनसेफ बिल्डिंग्स हैं, जो गिरी नहीं है या गिरने वाली हैं, जिनमें नुकसान हो सकता है, इस तरह के अनसेफ बिल्डिंग से लोगों को वहां से निकालना और उनको टेम्पररी शेल्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड करना, जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं। नेक्स्ट इज फायर सप्रेशन। हो सकता है कि ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ पावर लाइन या गैस लीकेज, अर्थक्वेक की वजह से कहीं आगजनी की घटना हो सकती है या आग लग सकती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको कंट्रोल करना, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट इज ट्रॉमा काउंसलिंग, यानी कि जो लोग उसमें जीवित बच गए हैं या फिर घायल हैं, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से जो है कई लोग अपने परिवारजनों को, प्रियजनों को खो देते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या ट्रॉमा सपोर्ट की भी जरूरत रहती है, ताकि वो किसी गंभीर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उनको फ्यूचर में ना हो जाए। तो ट्रॉमा काउंसलिंग या सपोर्ट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस पीपल। अब जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिनके घर बार जो हैं उजड़ चुके हैं, इसमें उनको प्रॉपर, पहले हमने टेम्परेरी शेल्टर्स में उनको पनाह दी, उसके बाद उनको प्रॉपर हाउसेस बनाकर देना या हाउसेस बनाने के लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना या उसको पूरी तरह से उनको जो है घर प्रोवाइड करना, दैट इज बेसिकली नोन एज रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट इज रैपिड असेसमेंट। रैपिड असेसमेंट of basically all the damages that has happened due to the earthquake. It may be the damages of buildings, roads, utilities. तो इस तरह की सारी डैमेजेस का एक रैपिड असेसमेंट करना, उसका जो है सर्वे करके एक एस्टिमेट बनाना कि कितने का नुकसान हुआ है और क्या उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आएगी। एंड द फाइनल एंड द लास्ट स्टेप इज रिकंस्ट्रक्शन, मीन्स कि जो आपदा ग्रसित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग्स जो टूट गई हैं उनको दोबारा बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, प्लांटेशन लगाना। तो ये सारी चीजें जो है रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट होती हैं, जो कि अगले कई महीने और सालों में पूरी की जाती हैं। तो दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ द अर्थक्वेक रिस्पॉन्स। Now the second disaster that we are going to discuss under this disaster management series is cyclone. Cyclone यानी कि चक्रवात। So first of all, starting with the definition of cyclones. So cyclones are a system of winds that are rotating inwards to an area of low pressure such that in northern hemisphere it is anti-clockwise and in southern hemisphere it is clockwise circulation. यानी कि चक्रवात जो है वो एक हवाओं का सिस्टम है जिसमें कि हवाएं सेंटर में एक कम दबाव वाला जो एरिया है, जिसको कि हम लो प्रेशर एरिया कहते हैं, उस लो प्रेशर एरिया की तरफ अंदर की ओर बहती हैं। और इन हवाओं के बहने की जो दिशा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उल्टी दिशा में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के रोटेशन की दिशा में जो है ये हवाएं बहती हैं। साइक्लोन्स जो हैं वो काफी सीवियर वेदर कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि इनमें काफी तेज हवाएं चलती हैं और काफी भारी बारिश भी हो सकती है। साइक्लोन्स का जो डायमीटर है वो 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 1500 किलोमीटर या उससे भी
अधिक हो सकता है। और साइक्लोन्स की जो स्पीड रहती है वो ओशियंस के ऊपर ज्यादा तेज रहती है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट। और इसका जो मेन कारण है वो यह है कि ओशियंस के ऊपर एज सच कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला कोई ऑब्जेक्ट वहां नहीं होता, इसलिए जो साइक्लोन्स हैं वो काफी तेज गति से बहते हैं, हवाएं जो हैं। लेकिन लैंड के ऊपर जो है देयर में बी माउंटेन्स, देयर में बी ट्रीज और काफी सारे रेजिस्टेंस कॉजिंग एजेंट्स जो हैं या ऑब्स्ट्रक्शंस वहां पर हो सकती हैं। साइक्लोन्स या चक्रवात को ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इनको ह्यूरिकेन के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया में इनको टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इंडियन ओशियन में इनको साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जो है इनको विली विली के नाम से जाना जाता है, और फिलीपींस में बगायो, यूएसए जर्मनी में टॉर्नेडोज, जापान में टाइफू के नाम से जाना जाता है। नाउ हाउ दीज साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, यानी कि चक्रवात बनते कैसे हैं। तो इसका जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से है। जो गर्म हवाएं हैं, गर्म आर्द्र हवाएं जो हैं, वार्म मॉइस्ट एयर, जब वो ओशियंस के ऊपर से फ्लो करती हैं तो इट लीड्स टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जिससे कि वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं। एज द वाटर वेपर्स राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंसेस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स। जैसे जैसे ये हाइट के साथ ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है ड्यू टू द एडियाबैटिक लैप्स रेट, और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें कि काफी सारी हीट जो है वो रिलीज होती है, और इस हीट के रिलीज होने से जो सराउंडिंग एयर है इन वाटर ड्रॉपलेट्स के आसपास की वो हीट अप हो जाती है। और क्योंकि जो वार्म एयर है वो लाइटर होती है और जो ठंडी हवा है वो हैवी होती है, तो वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, वैसे ही जैसे एक गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर जाता है। तो वार्म एयर जब ऊपर जाएगी तो वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम क्रिएट होने से जो ठंडी हवाएं हैं आसपास की वो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए उस तरफ रन करती हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से ही जो है अल्टीमेटली धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन कितने प्रकार के हो सकते हैं। सो मेनली जो चक्रवात या साइक्लोन्स हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इट हैज फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल डिप्रेशन, दूसरा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, तीसरा है ह्यूरिकेन और चौथा है सुपर टाइफून। इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड कैटेगरी इज पोलर साइक्लोन, यानी कि ध्रुवीय चक्रवात। तीसरा है मीजो साइक्लोन, यानी कि मध्य चक्रवात, और चौथा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये 4 कैटेगरीज हैं साइक्लोन की, जिसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे बेसिकली डेवलप्ड ओवर वार्म ओशियन वाटर्स नियर द इक्वेटर, यानी कि जो मध्यांतर रेखा है उसके आसपास के क्षेत्र में, ट्रॉपिकल एरिया में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। और दीज साइक्लोन्स आर बेसिकली पावर्ड बाय द रिलीज ऑफ हीट फ्रॉम द मॉइस्चर, जैसा कि हमने फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन वाली स्लाइड में डिस्कस किया। और इस तरह के जो चक्रवात हैं कॉमनली अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन जो ओशियन या महासागर हैं उनमें पाए जाते हैं। ये चक्रवात जो हैं फर्दर, जैसा कि मैंने बताया था, 4 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द विंड स्पीड, यानी कि उनकी जो हवा की जो गति है उसके ऊपर इनको विभाजित किया गया है 4 श्रेणियों में। सबसे पहली है ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है ये सबसे कम विंड स्पीड वाले चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। इसमें विंड स्पीड जो है लगभग 63 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, और इस तरह के चक्रवातों से जो है हल्की बारिश और हवाएं चलती हैं। दूसरी श्रेणी है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, उष्णकटिबंधीय तूफान जिसको हम कह सकते हैं। इस तरह के चक्रवात में जो विंड स्पीड है वो 63 से लेकर 118 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है वो हो सकती है, और इसमें हवाएं जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा तेज होती हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो है जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन से कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर डिफाइंड होता है।
तीसरी कैटेगरी है ह्यूरिकेन्स और टाइफून्स। इसमें जो विंड स्पीड है वो काफी ज्यादा रहती है, 119 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा इसमें विंड स्पीड रहती है। और ये जो साइक्लोन है ये फुली डेवलप्ड साइक्लोन होता है, जिसमें कि जो साइक्लोन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जैसे उसकी जो सेंटर में आई है, आई वॉल है, और जो स्पाइरल बैंड्स हैं वो पूरी तरह से फुली डेवलप्ड होते हैं। और लास्ट जो कैटेगरी है वो है मेजर साइक्लोन। मेजर साइक्लोन में सबसे हाईएस्ट विंड स्पीड होती है जो कि 178 किलोमीटर पर आवर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत ही ज्यादा इनमें जो है पावर रहती है। और दीज साइक्लोन्स आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। काफी ज्यादा जो है नुकसान या तबाही जो है इस तरह के चक्रवातों से होती है। तो सेकेंड टाइप ऑफ साइक्लोन्स आर पोलर साइक्लोन्स, यानी कि ध्रुवीय चक्रवात। तो ध्रुवीय चक्रवात मेनली जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में बनते हैं, और ये जो चक्रवात है मेनली कोल्ड एयर मासेस यानी कि जो ठंडी वायु राशि होती है उसके ऊपर बनते हैं। टिपिकली दे आर स्मॉल एंड लेस इंटेंस देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और कई बार इनको जो है हम लोग आर्कटिक ह्यूरिकेन के नाम से भी जानते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। These cyclones they often bring strong winds and snow. काफी तेज हवाएं इनके साथ चलती हैं और बर्फबारी भी जो है पोलर एरियाज में होती है। They can last longer due to persistent low temperature. क्योंकि कम तापमान की परिस्थितियां वहां काफी लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो काफी लंबे समय तक जो हैं ये रह सकते हैं। और मेनली ये आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियन के ऊपर बनते हैं। तीसरी जो श्रेणी है साइक्लोन्स की वो है मीजो साइक्लोन यानी कि मध्य चक्रवात। तो मीजो साइक्लोन्स बेसिकली दे आर ए वॉर्टेक्स ऑफ एयर अप्रोक्सीमेटली 2 to 10 माइल्स इन द डायमीटर। और ये जो साइक्लोन है ये एक सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट करती हुई हवा के कारण बनते हैं। यानी कि सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जब हवा जो है वो गोल गोल घूमे ड्यू टू द एक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स आप लोग सभी जानते होंगे, दिस इज द फोर्स दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जब हवा गोल गोल घूमती है तो इसको हम मीजो साइक्लोन कहते हैं। दे आर मोर ऑफन एसोसिएटेड विद लोकलाइज्ड लो प्रेशर रीजन्स। और ज्यादातर ये साइक्लोन जो है वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बनते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसको हिंदी में हम लोग अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जानते हैं। और ये जो चक्रवात है ये मेनली मिडल और हाई लैटिट्यूड्स में बनते हैं। और दीज साइक्लोन्स आर बेसिकली फॉर्म्ड अलोंग द वेदर फ्रंट्स, यानी कि जो फ्रंट्स होते हैं, फ्रंट्स बेसिकली जो है वो बाउंड्रीज होती हैं। एक कोल्ड एयर मास और एक हॉट एयर मास जब आपस में टकराते हैं तो जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ जाती है। उन दोनों के बीच में जो बाउंड्री बनती है स्लैंटिंग डायरेक्शन में, उसको हम फ्रंट कहते हैं, वेदर फ्रंट कहते हैं। तो इन वेदर फ्रंट्स के अलोंग जो है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है नॉर्मली बनते हैं। नॉर्मली जो है ये साइक्लोन लेस इंटेंस होते हैं बट काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं और इसमें जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो काफी ज्यादा शार्प रहता है। साइक्लोन के एक पार्ट में टेम्परेचर काफी ज्यादा हो सकता है और वहीं दूसरे पार्ट में टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो सकता है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोल्ड एयर मास एज वेल एज हॉट एयर मास। और इनकी वजह से काफी भारी जो है बारिश, बर्फबारी या तेज हवाएं जो हैं वो चल सकती हैं। मेनली ये नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं। और एक एग्जांपल इसका नॉर्थ ईस्टर स्टॉर्म है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की ईस्टर्न रीजन में जो है पाया जाता है। नाउ कमिंग टू द इम्पैक्ट्स ऑफ साइक्लोन, यानी कि चक्रवात के जो प्रभाव हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला जो इम्पैक्ट है ऑब्वियसली वो ह्यूमंस के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इम्पैक्ट इज ऑन ह्यूमंस। So on humans there may be loss of life, there may be injuries, there may be human displacements. कई लोग जो हैं साइक्लोन्स की वजह से वो मारे जाते हैं, इंजरीज हो सकती हैं, चोटें लग सकती हैं या फिर उनके घर बार जो हैं वो टूट सकते हैं और वो डिस्प्लेस हो सकते हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, यानी कि जो भी हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो जो है कई बार जो है जो हवाएं हैं उतनी तेज होती हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट सकते हैं, उखड़ सकते हैं और
पावर लाइंस जो हैं वो डिसरप्ट हो सकती हैं। तो इस तरह का जो तमाम नुकसान जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज में आता है। तीसरा है स्टॉर्म सर्जिस। तो ज्यादातर जो साइक्लोन है क्योंकि समुद्र से ओरिजिनेट होते हैं, ओशन से ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए कई बार जो है जो समुद्री पानी है वो हवा के साथ कोस्टल एरियाज में आ जाता है, तूफान के साथ, जैसे सुनामी में आता है, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग होती है, सॉइल इरोजन होता है और काफी ज्यादा बड़े स्केल पे वहां पर डैमेज होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टॉर्म सर्ज। नेक्स्ट, इट विल लीड टू हैवी रेनफॉल। काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, रिवर ओवरफ्लो कर सकती हैं, स्पेशली जो हमारे कोस्टल एरियाज या इनलैंड एरियाज है वहां पर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डैमेज। जो हमारी खेती बाड़ी है, कृषि है, उसमें जो है फसलों का नुकसान हो सकता है, पालतू पशुओं का नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर शॉर्टेज या फूड शॉर्टेज जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में जो है जो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं, जैसे वहां पर काफी इंपॉर्टेंट पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स की हम बात कर सकते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट की हम बात कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से बफर एक्ट करते हैं, जो कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स वहां पाए जाते हैं, इनको काफी ज्यादा क्षति वहां इन साइक्लोन्स की वजह से पहुंचती है। नेक्स्ट में भी ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन, यानी कि जो हमारे यातायात के साधन हैं, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, हर प्रकार का ट्रांसपोर्ट जो हमारा है वो इससे प्रभावित होता है। फ्लड्स हो सकते हैं, रोड्स डैमेज हो सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो है डैमेज हो सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो एयरपोर्ट्स जो है वो अपना नॉर्मल जो उनका ऑपरेशन है वो नहीं कर सकते ड्यूरिंग साइक्लोन्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। नेक्स्ट इज वाटर कंटामिनेशन। साइक्लोन्स की वजह से, साइक्लोन के बाद जो वाटर जो फ्लडिंग की वजह से जगह जगह पर इकट्ठा हो जाता है, वहां पर कई प्रकार के वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो हैं वो पनप सकते हैं, जिससे कि कोई बड़ी महामारी फैलने का खतरा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज पावर आउटरेजेस। कई बार जो है जो पावर लाइंस हैं वो साइक्लोन्स की वजह से, तेज हवाओं की वजह से टूट जाती हैं, जिससे लंबे समय तक जो है बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लॉसेस। कई तरह के आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हाउसिंग की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, जो कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज साइक्लोन मैनेजमेंट, यानी किस प्रकार से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की। तो बेटर फोरकास्टिंग या एक्यूरेट फोरकास्टिंग यदि हो, और साइक्लोन्स के केसेस में जो है नॉर्मली हमें काफी हद तक अर्ली वार्निंग मिल जाती है, क्योंकि साइक्लोन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करते हैं, जहां पर वो जाने वाले हैं, उन एरियाज में पहले से लोगों को सूचित किया जा सकता है। जरूरत इस चीज की है कि जितना जल्दी हो सके इस तरह की सूचनाएं जो हैं लोगों को प्रोवाइड की जाएं, ताकि जो कम्युनिटीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो समय रहते उचित इंतजाम कर सके और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर उनको ले जाए। दूसरा है इवैक्यूएशन प्लान्स। तो इवैक्यूएशन प्लान्स जो है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, ताकि लोगों को जो है जो साइक्लोन प्रोन एरिया है वहां से निकाल कर थ्रू प्रॉपर इवैक्यूएशन रूट्स, जो सुरक्षित स्थान है या सेफ शेल्टर्स जहां पर हैं, ऐसे एरियाज में उनको ले जाया जा सके। नेक्स्ट है बिल्डिंग कोड्स, यानी कि साइक्लोन प्रोन एरियाज में हम लोग हमेशा बिल्डिंग कोड्स का पालन करें, और वहां पर जो भी बिल्डिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए उसमें जो मिनिमम जो बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग जो क्वालिटीज हैं वो मेंटेन की जाएं, ताकि एक एवरेज विंड स्पीड तक जो है विंड स्पीड तक जो है वहां की जो बिल्डिंग्स है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वो साइक्लोन को झेल सके। नेक्स्ट है कोस्टल बैरियर्स। काफी सारे अलग अलग टाइप के कोस्टल बैरियर्स बनाए जा सकते हैं, जो कि साइक्लोन की वजह से जो कई बार समुद्र का पानी कोस्टल एरियाज में आ जाता है, और जिसे स्टॉर्म सर्जिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें जैसे लिवेज बनाए जा सकते हैं, सी वॉल्स बनाई जा सकती हैं, और अगर नेचुरल सॉल्यूशंस की बात करें तो मैनग्रोव प्लांटेशंस जो है काफी बड़ा जो है इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो एक स्पंज की तरह काम करते हैं, एक बफर की तरह काम करते हैं। तो वो विंड की जो स्पीड है उसको काफी हद तक कम करते हैं, वाटर की स्पीड को काफी हद तक कम करते हैं, और स्टॉर्म सर्जिस का जो इम्पैक्ट है वो कोस्टल एरिया में काफी
कम होता है इनकी वजह से। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। समय समय पर जो है लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो चलाए जाने चाहिए। जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स हैं, मेडिकल टीम्स हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है रेगुलरली होती रहनी चाहिए, ताकि जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है, चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, तो ये लोग जब ट्रेन होंगे तो अपना काम जो है बिल्कुल मुस्तैदी के साथ कर पाएंगे। और नेक्स्ट है स्टॉक पाइल सप्लाईज। तो जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो फिर भूकंप हो या फिर साइक्लोन या चक्रवात हो, तो जो हमारी एसेंशियल सप्लाईज हैं, जैसे दवाएं हैं, फूड है, वाटर है, और जितने भी बाकी की जो जरूरत के सामान हैं, वो हमारे पास पहले से स्टॉक्ड होने चाहिए, ताकि इस तरह की आपदा की स्थिति में वहां से इस सामान को जो है इजीली जो अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं उन तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद पोस्ट डिजास्टर की अगर हम बात करें तो वंस द डिजास्टर हैज हैपेंड, उसके बाद हम लोग रिकवरी प्लान्स के बारे में सोच सकते हैं। जो भी अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं, अफेक्टेड एरियाज हैं, जो भी नुकसान हुआ है, उसके लिए प्रॉपर उसकी असेसमेंट की जाए और उस असेसमेंट के बेसिस पे उसके रिकवरी प्लान्स बनाए जाएं। जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से जो है उसकी रिपेयर की जाए या दोबारा से उसको बनाया जाए, खड़ा किया जाए। तो ये सारा जो है रिकवरी प्लान्स का हिस्सा रहता है। तो ये रिकवरी प्लान्स बनाना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। इसके अलावा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एड के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। जो अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं, हालांकि जो भी इस तरह के एरियाज होते हैं, चाहे वो साइक्लोन प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है या फ्लड प्रोन एरिया है, इस तरह की जो इंश्योरेंस है वहां पर पहले से ही उन कम्युनिटीज को करनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी उनका नुकसान होता है ड्यू टू एनी ऑफ दिस डिजास्टर्स, तो उनको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो थोड़ा बहुत उसमें कंपनसेशन जो है वो पे कर सकती है। इसके अलावा जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट्स भी उनको फाइनेंशियल एड देने के बारे में सोच सकती हैं, ताकि उनका जो नुकसान है उसकी पूरी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसमें उनको कंपनसेट हम कर सकें। नेक्स्ट हमें सोचना पड़ेगा जो एपिडेमिक्स, कई बार जैसे हमने बात की, क्योंकि साइक्लोन आते हैं और साइक्लोन आने के बाद जो है कई जगहों पे पानी इकट्ठा होकर रह जाता है, उसमें कई प्रकार के जो हैं बीमारी पैदा करने वाले जो जीवाणु हैं वो वहाँ पनपते हैं। तो इस तरह की कोई बड़ी महामारी वहां ना फैले, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स वहां लेने पड़ेंगे। उस एरिया को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा, वहां पर जो है स्प्रे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो भी इसमें हमें उठाने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेट एडेप्टेशन के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो इस सदी का सबसे बड़ा इशू है, हम सभी जानते हैं। और क्लाइमेट रेजिलियंस जो है वो हमारी डेवलपमेंटल प्लानिंग का जो है इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी आपदा आए, चाहे वो साइक्लोन हो या कोई भी और क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर है वो हो, तो उस आपदा से हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड हों उसको फेस करने के लिए और उसको फिर मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो क्योंकि ये ग्लोबल इश्यूज हैं, हम लोग यहाँ लोकल इश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इन बिटवीन द नेशंस वो काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, साइक्लोन्स एक रीजन से दूसरे रीजन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं अलोंग द कोस्ट और अलोंग द लैंड ऑल्सो। तो इसकी प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ शेयर करे, तो काफी सारे जो संभावित नुकसान हैं दूसरी कंट्री में जो हो सकते थे उनको टाला जा सकता है, उनको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो इसके लिए रीजनल एग्रीमेंट्स होना जरूरी है इन बिटवीन द नेशंस। ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन 1991। CRZ जो रूल्स बने हैं 1991 के इंडिया में, उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इन रूल्स के हिसाब से अलग अलग जोन्स बनाई गई हैं, CRZ 1, 2, 3। तो जो बिल्कुल
समुद्र किनारे वाली जोन है वहां पर कंस्ट्रक्शन फर्स्ट जोन में जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां नहीं हो सकती। दूसरी जोन में जो है लिमिटेड कुछ एक्टिविटीज वहां अलाउड होती हैं। तीसरी जोन में जो है कुछ लिमिटेड सेटलमेंट्स वहां अलाउड होती है। इस तरह से अलग अलग उसमें काफी सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो इस तरह के जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो काफी सोच समझकर जो हैं वो बनाए गए हैं और बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री, और इस तरह के जो रूल्स या एक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साइक्लोन प्रोन जो एरिया है वहां पर ज्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कम से कम जो है वहां पर बिल्ड किया जाए। देयर शुड बी मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन साइक्लोन प्रोन एरियाज स्पेशली। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये उड़ीसा की हैं, पूरी कोणार्क मरीन ड्राइव और पूरी रेलवे स्टेशन की। तो उड़ीसा में 2019 में एक बहुत ही भयंकर चक्रवात आया था जिसको साइक्लोन फानी के नाम से हम जानते हैं। और ये जो पिक्चर्स हैं बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स आप देख रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे वहां पर नुकसान हुआ था। सो एज ऑफ नाउ दैट्स ऑल अबाउट साइक्लोन्स, देयर टाइप्स, इंपैक्ट्स एंड मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स को हिंदी में हम लोग भूस्खलन के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। So starting with the definition, landslide or bhuschalan, it is basically the breaking and sliding down movement of rock, earth or debris down a slope due to the action of gravity। यानी कि जो भूस्खलन है वो चट्टान, पत्थर, पृथ्वी का कोई टुकड़ा, इनके टूटकर नीचे की ओर स्लाइड करने का जो प्रक्रिया है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, उसी को हम भूस्खलन कहते हैं। और भूस्खलन जो है मेनली जो हमारे हिली एरियाज हैं या फिर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह की आपदाएं जो है नॉर्मली होती हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड, दैट इज टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। इसके प्रकार, तो मुख्यतः इसको 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है रॉक फॉल। जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि बड़े बड़े चट्टाने या जो रॉक्स हैं जब वो टूट कर अलोंग द स्टीप स्लोप्स या क्लिफ्स नीचे गिर जाते हैं या टूट के नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो उसको हम रॉक फॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा है डेब्रिस फ्लो। डेब्रिस फ्लो इट इज बेसिकली द फास्ट मूविंग फ्लो ऑफ मड, रॉक्स एंड डेब्रिस। इसमें जो है मिट्टी, पत्थर और बाकी सब तमाम चीजें जो हैं वो मिलकर नीचे की ओर काफी तेज गति से बहती हैं, काफी तेज बारिश होने की वजह से, तो इसको हम डेब्रिस फ्लो का नाम देते हैं। तीसरा है स्लंप। स्लंप इज बेसिकली टाइप ऑफ रोटेशनल स्लाइड वेयर ए सेक्शन ऑफ स्लोप कोलैप्सेस एंड मूव्स डाउनवर्ड। इसमें एक भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा जो है वो ग्रेजुअली टूट के नीचे की ओर स्लाइड कर जाता है, और जब ये टुकड़ा टूट कर स्लाइड कर जाता है तो वहां पर एक कॉनकेव शेप की जो शेप जो है वहां उस स्लोप में बन जाती है। तो इस तरह का जो लैंडस्लाइड होता है उसको स्लंप हम कहते हैं। और लास्ट है क्रीप। क्रीप जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, क्रीप मतलब रेंगना। जब कोई भी पीस ऑफ लैंड बहुत ही धीमी गति से, वेरी स्लो मूवमेंट, वो टूटकर धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता है और उसको नीचे की ओर सरकने में कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं। तो इस तरह की जो लैंडस्लाइड होती है उसको हम क्रीप टाइप की लैंडस्लाइड या भूस्खलन का नाम देते हैं। तो मुख्यतः ये 4 प्रकार के भूस्खलन होते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स, क्या उसके कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ऑब्वियसली जो है हैवी रेन, ज्यादा बारिश होने की वजह से ग्राउंड जो है वो पानी से सैचुरेट हो जाता है, जिससे कि जो सॉइल की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है कुछ एरियाज में ड्यू टू ओवर सैचुरेशन ऑफ द सॉइल, और वो सॉइल का टुकड़ा वहां से टूटकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे को बह जाता है। दूसरा है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो भूकंप की वजह से भी जो है जो सॉइल और रॉक्स का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हिल जाता है, लूज हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली वो नीचे की ओर स्लाइड कर सकता है हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में। तीसरा है इरोजन। तो इरोजन में भी ड्यू टू रिवर्स, इट में बी ड्यू टू ग्लेशियर्स, और इट में बी कोस्टल इरोजन ड्यू टू सी वेव्स। तो इससे भी जो है लैंडस्लाइड्स जो हैं हो सकती हैं ड्यू टू द ग्रेजुअल इरोजन। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। तो वनों की कटाई की वजह से
क्या होता है कि जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, जब पेड़ पौधों को आप काट देंगे तो उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, उसको पकड़ कर रखती हैं। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो उनकी जड़ें भी नहीं रहेंगी और मिट्टी जो है वो लूज हो जाएगी और इजीली जो है वो वहां उस एरिया में फिर लैंडस्लाइड जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। तो कई बार जो है लैंडस्लाइड्स कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से भी होती हैं। जब हम लोग कहीं पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहां से वेजिटेशन को रिमूव कर देते हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। हम लोग कई बार जो है जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट बनाते हैं तो कई बार जो स्लोप्स हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, अगर उसमें प्रॉपर रिटेनिंग वॉल ना दी जाए तो उससे भी लैंडस्लाइड हो सकती है। कई बार माइनिंग हम करते हैं तो अंडरग्राउंड माइनिंग में भी जो है नीचे से जब जमीन को हम खोखला कर देंगे तो कई बार ऊपर वाली जमीन जो है वो नीचे धंस सकती है, तो उससे भी लैंडस्लाइड हो सकती है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकती है, क्योंकि जो राख और लावा वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी से निकलता है वो स्लोप्स को डिस्टेबलाइज कर देता है, स्पेशली जब वो फटता है या इरप्ट होता है। नेक्स्ट है फिर रॉक वेदरिंग, यानी कि जो चट्टाने हैं उसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं और ये मिनरल्स जो हैं कई प्रकार से केमिकली भी, फिजिकली भी और बायोलॉजिकली भी धीरे धीरे गलते रहते हैं या विदर होते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया के कारण भी कई बार जो है लैंडस्लाइड्स होती है। नाउ कमिंग टू द इंपैक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, यानी कि भूस्खलन के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इसको मेनली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: ह्यूमन इंपैक्ट्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एंड सोशल इंपैक्ट्स। तो सबसे पहले ह्यूमन इंपैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली देयर विल बी लॉस ऑफ लाइफ, इंजुरीज, जान जा सकती है, चोट लग सकती है। देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, लैंडस्लाइड्स की वजह से कई बार जो है लोगों के घर बार जो है वो टूट जाते हैं, बह जाते हैं, तो देयर में बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, यानी कि लोग जो हैं वो बेघर हो सकते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। एंड देयर में बी मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, क्योंकि कई बार हम लोग इस तरह की आपदाओं में जो है अपने प्रियजनों को खो देते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार के जो मानसिक तनाव या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपैक्ट्स। इकोनॉमिक इंपैक्ट्स यानी कि जो उसके आर्थिक प्रभाव होते हैं। तो लैंडस्लाइड्स की वजह से कई बार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, रोड्स, पावर लाइंस जो है वो डैमेज हो जाती हैं, दैट इज वन। सेकेंड, देयर में बी डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन्स। तो इसकी वजह से भी काफी बड़े लेवल पर इकोनॉमी हमारी प्रभावित हो सकती है। देन में बी लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, यानी कि जो लाइवलीहुड हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर की हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं, टूरिज्म की यहाँ बात कर सकते हैं। तो ये लाइवलीहुड यानी कि आजीविका के साधन को भी प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट, और इस तरह की जो आपदाएं हैं इनका जो रिहेबिलिटेशन और रिकवरी की जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है। नेक्स्ट इंपैक्ट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो लैंडस्लाइड की वजह से देयर में भी लॉस ऑफ सॉइल, देयर में भी लॉस ऑफ वेजिटेशन। और सॉइल, क्योंकि टॉप सॉइल जो है दैट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, और टॉप सॉइल के लैंडस्लाइड में अक्सर जो है जो टॉप सॉइल है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से देयर विल बी लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, और अल्टीमेटली जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर जो है वो प्रभावित होगा। देयर में भी वाटर पॉल्यूशन। तो लैंडस्लाइड जब होती है तो कई बार जो लैंडस्लाइड होने के बाद वो जो भी डेब्रिस है, सॉइल है, रॉक्स हैं, वो नदी में चले जाते हैं, और नदी में जो है सेडिमेंट्स आ जाने की वजह से वहां का जो वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, उसमें TSS, TDS की जो वैल्यू है वो काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये जो वाइल्ड लाइफ है उसके जो प्राकृतिक आवास स्थल हैं या हैबिटेट्स हैं, कई बार वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है। एंड नो डाउट इट मे ऑल्सो कॉज टू अल्टर्ड लैंड फॉर्म्स, जिससे कि वाटर फ्लो पैटर्न्स जो हैं चेंज हो सकते हैं, नदियां अपना रास्ता बदल सकती हैं। तो ये सभी जो हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स में आते हैं। लास्ट इज सोशल एंड कम्युनिटी इंपैक्ट्स। तो कई प्रकार से जो है हमारी डेली लाइफ जो है इससे
इम्पैक्ट होती है, हमारी जो डेली नीड की चीज़ें हैं कई बार हमें नहीं मिल पाती। जैसे हम लोग हिमाचल की ही बात करें तो लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पर काफ़ी भारी बरसात होने की वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स यहाँ हो गई थी। पूरा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हिमाचल प्रदेश में है काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेज हो गया था। तो कई दिनों तक जो है बिजली नहीं आई थी, पानी नहीं आया था, दूध नहीं आया था, न्यूज़पेपर नहीं आया था। तो इस तरह की जो हमारी डेली लाइफ है वो काफ़ी ज्यादा प्रभावित जो है इस तरह की आपदाओं से हो सकती है। देयर में भी पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स, वाटर कंटामिनेट अगर हो जाता है, सीवरेज लाइन टूट के जो है वाटर में चली जाती है, वाटर रिसोर्सेज को कंटामिनेट कर देती है, तो कई प्रकार की महामारियां जो हैं इसकी वजह से फैल सकती हैं। देयर में भी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्यूचर हैजर्ड्स फ्रॉम डिस्टेबलाइज्ड स्लोप्स। तो उस टाइम जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो स्लोप डिस्टेबलाइज हो गया उसकी वजह से फ्यूचर में भी कई प्रकार के जो हैं नुकसान हो सकते हैं। सो दीज आर द इंपैक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स, यानी कि लैंडस्लाइड्स या भूस्खलन को प्रिवेंट करने के लिए या मैनेज करने के लिए क्या प्रयास हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्लोप स्टेबलाइजेशन, क्योंकि जो भूस्खलन है मेनली वो स्लोपी या माउंटेनियस टेरेन में होता है। तो वहां पर हम लोग स्लोप्स को स्टेबलाइज करने का प्रयास करें, उसको रिटेनिंग वॉल, जिसको कि हिंदी में हम डंगा कहते हैं, उससे स्टेबलाइज किया जा सकता है। सीढ़ी नुमा लैंडस्केप बनाकर या खेत बनाकर उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है, या ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन लगाकर भी उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा हम प्रयास करें कि कहीं पर भी वहां पर कोई पानी ना रुके, क्योंकि पानी जब रुकेगा तो वो एकदम से सॉइल में जब एक्यूमुलेट होगा, जिससे सॉइल की जो बाइंडिंग पावर है वो खत्म हो जाती है और लैंडस्लाइड जो है वो हो जाती है। तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होना चाहिए। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इसके लिए हमें वेदर को, रेनफॉल को, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करने की जरूरत है। कोई सीज्मिक एक्टिविटी तो नहीं हो रही, या फिर कोई भी स्लोप में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही। ये कुछ अर्ली वार्निंग साइंस हैं, और अगर इस तरह कोई भी साइन अगर दिखता है तो प्रॉपरली जो है थ्रू द अलर्ट सिस्टम्स कम्युनिटीज को अलर्ट किया जाना चाहिए, ताकि वो सुरक्षित स्थानों पे निकल सकें और समय रहते अपना जो प्रबंध है वो कर सकें। नेक्स्ट है प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग। तो जो हमारे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहां पर प्रॉपर लैंड यूज प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करना जरूरी है। कोई भी ऐसी लैंड यूज प्रैक्टिसेस वहां ना करें हम, जिससे कि हमारे स्लोप्स जो हैं वो डिस्टेबलाइज हों। स्पेशली जो हाईली लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज construction should be restricted completely there and they should be declared as no building zones. तो जब बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो नुकसान भी कम से कम होगा। नेक्स्ट इज वेजिटेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। तो जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जितने ज्यादा पेड़ पौधे हम लगाएंगे, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं, जिससे कि स्लोप्स जो है वो स्टेबलाइज रहते हैं। तो जितनी ज्यादा प्लांटेशन हम करेंगे उतनी कम जो है इस तरह की आपदाएं जो है वो आएंगी। नेक्स्ट है कम्युनिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, यानी कि लोगों को शिक्षित करना और जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो इस तरह की आपदा के लिए तैयारी कर सकें या तैयार रहें। इसके लिए प्रॉपरली जो है उनको ट्रेन किया जाए, और क्या लैंडस्लाइड्स के रिस्क हैं, क्या वहां के इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, इस बारे में जो है, और जो लैंडस्लाइड्स के अर्ली वार्निंग साइंस हैं या जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में इनको समय समय पर जो है अवेयर करना जरूरी है। नेक्स्ट है रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। तो जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है वहां पर स्लोप्स की रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, रिटेनिंग वॉल्स हैं या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनकी पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होनी चाहिए, कहीं पर कोई लीकेज या कोई टूट फूट तो नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीजों को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाना जरूरी है। और जो स्मॉल लैंडस्लाइड्स हैं उनको इमीडिएटली जो है एड्रेस किया जाना चाहिए, डील किया जाना चाहिए, ताकि कोई बड़ी लैंडस्लाइड उस एरिया में ना हो। इसके अलावा काफी सारे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं, जैसे रॉक नेट्स हैं। रॉक बेसिकली ऐसे एरियाज में यूज किए जाते हैं जहां पर जो रॉक फॉल टाइप की लैंडस्लाइड्स होती हैं कैचमेंट एरियाज में, और जो हमारे बाकी के जो एरियाज वहां पर बैरियर्स बनाए जा सकते हैं लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए। और कई प्रकार के स्लो रेनफोर्समेंट मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे रॉक बोल्टिंग है या सॉइल नेलिंग है। तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें जहां टूटने वाली होती हैं उन्हें बोल्ट्स लगाए जाते हैं ताकि वो ना टूटें। और आपने देखा होगा जैसे कहीं पर
टनल्स बने होते हैं, टनल्स के आसपास का जो पहाड़ है उसमें पूरा जो है एक सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर बनाकर उसको स्प्रे किया जाता है और उसमें बड़े बड़े बीच में बोल्ट्स लगे रहते हैं। इसको हम सॉइल नेलिंग कहते हैं। तो इससे भी जो स्लोप्स हैं उनको स्टेबलाइज किया जाता है ताकि कोई भी लैंडस्लाइड उस लूज सॉइल में ना हो। So as of now that's all about disaster management। इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में। Then we also discussed about earthquakes, cyclones and landslides, their definitions, their types, their impacts and their mitigation and management measures। I hope कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू एनवायरनमेंट मैटर्स फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। थैंक यू।